Okay. In today's session, we will discuss the concept of blood coagulation. ब्लड कोआगुलेशन की इंपॉर्टेंस जब आप चैप्टर पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, एंटी कोआगुलेंट्स पढ़ेंगे, थ्रोम्बोलाइटिक्स पढ़ेंगे, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पढ़ेंगे, तो ओवरऑल उन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अगर आपको ब्लड कोआगुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स आपके कोआगुलेशन की प्रोसेस क्लियर है, तो आपको उसका कंसेप्ट डेवलप करने में आसानी होगी। तो बहरहाल हम बात करते हैं ब्लड कोआगुलेशन की। देखिए बच्चों, ब्लड कोआगुलेशन जो होता है इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। अच्छा, ब्लड कोआगुलेशन हुआ क्यों? ब्लड कोआगुलेशन इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स थी वो किसी जगह पे उसकी वॉल रप्चर हुई और उससे लीकेज ऑफ द ब्लड स्टार्ट हो गया। तो वो ब्लड आपका लीकेज जब स्टार्ट हुआ तो जो बॉडी होती है वो एंडोथेलियम, बेसिकली अगर आप इस पार्ट में देखें, जैसे आपका एक ब्लड वेसल्स है और ये आपकी हेल्दी एंडोथेलियम एंड हेल्दी एंडोथेलियम के अंदर कई केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो बेसिकली प्रमोट करते हैं कि आपका ये बाहर की तरफ ब्लड फ्लो ना करे और इसकी इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करके रखते हैं। बहरहाल अगर कोई ऐसी इंजरी होती है जिसमें आपका सपोज करिए ये एंडोथेलियम रप्चर हो गया, तो अब उस केस में क्या होने वाला है? अब जैसे ये रप्चर हो गया, तो अब जब यहाँ पे इंजरी हो गई तो ओवरऑल जो भी यहाँ पे ब्लड है वो फ्लो करेगा कहाँ? बाहर की तरफ, राइट? तो अब इस सरफेस पे ये जो एक्सपोज्ड यहाँ पे कोलेजन होगा, क्या होगा एक्सपोज्ड यहाँ पे? कोलेजन। ये कोलेजन्स अब स्टार्ट करेगा अपना रिएक्शंस, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करना, जो कि किसी भी तरीके से इस जो होल है इसको सील करें और ये जो ब्लड फ्लो, ब्लड लीकेज है वो क्या हो? स्टॉप हो। तो ब्लड कोआगुलेशन ये प्रोसेस है जिसमें आप लीकेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स को आप स्टॉप करते हैं और बाई मेकिंग ब्लड कोआगुलेंट। बाई, देखिए ब्लड कोआगुलेशन में आपका ओवरऑल ब्लड पहले आपका किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। तो अब आप यहां पे उसको जेली फॉर्म के स्ट्रक्चर में बना के ओवरऑल ब्लड के लीकेज को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। तो ब्लड कोआगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड फॉर्म ऑफ द ब्लड विल बी कन्वर्टेड इनटू जेल फॉर्म ऑफ द ब्लड। तो आपका ये एक क्लियर है, राइट? अब बात आती है कि इसके डिफरेंट फेजेस हैं। तो ब्लड कोआगुलेशन के डिफरेंट फेजेस में सबसे पहली जो फेज है वो है आपकी वैस्कुलर फेज। वैस्कुलर फेज में बेसिकली क्या होता है? देखिए आपकी जब ब्लड वेसल्स है तब इसमें ब्लड में लीकेज स्टार्ट हुआ, तो ओवरऑल ब्लड जितना ज्यादा होगा लीकेज उतना ज्यादा होगा। तो अगर वहां पे ब्लड की अवेलेबिलिटी को कम करें तो लीकेज ब्लड का भी क्या होगा? पॉसिबिलिटी है कि लीकेज ब्लड का भी कम हो। तो सबसे जो फर्स्ट मैकेनिज्म होती है इंजरी में, जब ब्लड की लीकिंग स्टार्ट होती है तो बेसिकली उसमें होती है वैस्कुलर फेज, एंड दैट वैस्कुलर फेज इज एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ, इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस ब्लड वेसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। और इस ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड दिस विल लीड टू द लेस सप्लाई ऑफ द ब्लड टू दिस एरिया। अब जब यहाँ पे इसका ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड होगी, लेस लीकेज होगा। तो सबसे पहले वैस्कुलर फेज होगी जिसमें आप बच्चों क्या देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, राइट? अब जब ब्लड का लीकेज थोड़ा सा कंट्रोल किया इटसेल्फ बॉडी ने नेचुरल होम्योस्टेसिस के तहत, तो दूसरा अब मैकेनिज्म है कि जो एंडोथेलियम रप्चर, अब ये हेल्दी एंडोथेलियम नहीं रहेगी, अब ये रप्चर्ड एंडोथेलियम, इंजर्ड एंडोथेलियम है। दिस इंजर्ड एंडोथेलियम हैज कैपेबिलिटी टू रिलीज सर्टेन सब्सटेंस, और यू कैन से कि अब इस यहाँ पे जो कोलेजन होगा, इस जो सरफेस पे बेसिकली यहाँ पे जो कोलेजन होगा, दैट कोलेजन will attract the platelet present on the blood। अब जो प्लेटलेट्स होंगी वो बेसिकली इस कोलेजन पे, यहां पे जो बेसिकली फर्स्ट फैक्टर होता है दैट इज वॉन विली ब्रांड फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है? वॉन विली ब्रांड फैक्टर, राइट? तो ये जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर है, राइट, ये बेसिकली वॉन विली ब्रांड फैक्टर ये आपका VON होता है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर। आई होप कि ये ऑलराइट। तो जो हमारा बेसिकली क्या था, यहां पे हम बात कर रहे थे वॉन विली ब्रांड फैक्टर। ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर ये क्या करता है?
ये प्लेटलेट को अट्रैक्ट, मतलब सबसे पहला जो प्राइमरी फैक्टर होगा दैट कम आउट फ्रॉम द एंडोथेलियम, दैट इज वॉन विली ब्रांड फैक्टर, एंड दैट वॉन विली ब्रांड फैक्टर विल अट्रैक्ट द प्लेटलेट टू देयर सरफेस। ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर आया और प्लेटलेट को अपने सरफेस पे होल्ड किया। बच्चों इसे ओवरऑल हुआ क्या, जब प्लेटलेट इस सरफेस पे आएंगी तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, गैदरिंग ऑफ द प्लेटलेट हो जाएगी। देखिए जैसे ये सपोज करिए ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर, राइट, ये तो ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर अपने सरफेस पे ये प्लेटलेट को क्या किया, ये अटैच कर लिया यहाँ पे। अब जब वॉन विली ब्रांड फैक्टर पे ये प्लेटलेट अटैच होगी तो ये प्लेटलेट क्या हो जाएगी, एक्टिव। ये प्लेट सपोज करिए ये प्लेटलेट है और ये प्लेटलेट वॉन विली ब्रांड फैक्टर पे अटैच हो गई। अब ये प्लेटलेट क्या हो गई, एक्टिव, तो ये स्टार्ट करेगी केमिकल सब्सटेंस लाइक 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमिन, लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2। तो ये बेसिकली 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या एडीपी एंड आल्सो थ्रोम्बोक्सिन A2 ये क्या करते हैं, ये बेसिकली और प्लेटलेट को अट्रैक्ट करते हैं। मींस ओवरऑल कहने का मतलब है कि प्राइमरली जो स्टेप है यहां पे वॉन विली ब्रांड फैक्टर रिलीज हो रहा है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर अट्रैक्ट एक्टिवेट कर रहा है प्लेटलेट को, प्लेटलेट रिलीज कर रही है थ्रोम्बोक्सिन A2 5HT, दे आर एक्चुअली द प्लेटलेट एग्रीगेटर्स। तो प्लेटलेट एग्रीगेटर होंगे तो ये अब ओवरऑल यहां पे क्या करने वाले हैं, प्लेटलेट का क्या करने वाले हैं, एग्रीगेशन। और इस तरीके से जब यहां प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा सो दिस विल बिकम अ लूज प्लग। अब ये क्या बन गया एक्चुअली में, प्लेटलेट प्लग। तो हमारा जो सेकंड, देखिए वेस्कुलर फेज में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर हमने थोड़ी बात किसकी कर ली कि एंडोथेलियम केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगी, बेसिकली वॉन विली ब्रांड फैक्टर रिलीज करेगी, और उसके बाद दूसरा आता है कौन सा फेज आपका, प्लेटलेट फेज। बच्चों प्लेटलेट फेज को हम प्राइमरी फर्स्ट डिग्री ऑफ होम्योस्टेसिस या प्राइमरी होम्योस्टेसिस कहते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये इनिशियल प्लगिंग बन जाती है और प्लग बनने की वजह से ओवरऑल लीकेज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अब प्लेटलेट फेज में बेसिकली क्या हुआ, प्लेटलेट फेज में वो जो एंडोथेलियम का एक्स कोलेजन था उसने बेसिकली वॉन विली ब्रांड फैक्टर रिलीज करना स्टार्ट किया। तो उसके थ्रू क्या हुआ, बेसिकली जो प्लेटलेट बना वो प्लेटलेट प्लग बना वो क्विक था एंड टेम्पोररी था, क्विक था एंड टेम्पोररी था। तो क्विक एंड टेम्पोररी कहने का मतलब है कि जल्दी से प्लेटलेट प्लग बन गया। अभी टेम्पोररी मतलब जब ये बन जाएगा एक बार क्लॉट तो इसको फिर यहां से एंटी थ्रोम्बोलाइटिक या कोई भी जो एजेंट्स होते हैं जो थ्रोम्बोलाइटिक होते हैं वो बेसिकली इसको यहां से रिमूव कर देंगे, तब तक ये डेवलपमेंट इसका हो जाएगा इस लेयर का, राइट। तो सेकेंड फेज होती है जबकि हमारा प्लग बन चुका है लेकिन वो प्लग हमारा लूज है, तो कोआगुलेशन फेज। कोआगुलेशन फेज को हम सेकेंड डिग्री ऑफ होम्योस्टेसिस कहते हैं। देखिए कोआगुलेशन फेज में अब जबकि लूज प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो चुका है, अब उसके ऊपर बेसिकली आपके आने वाले हैं क्या, क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब डिफरेंट क्लॉटिंग 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ओवरऑल जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हम यहाँ सबके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। तो पूरे क्लॉटिंग फैक्टर सीक्वेंस में सीक्वेंशियल इवेंट की तरह एक्टिवेट होंगे, कंटिन्यू एंड एट लास्ट कोआगुलेशन फेज में क्या होगा, मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। ये तो बात क्लियर हो गई। अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें से जो लास्ट क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज थ्रोम्बिन, दैट इज थ्रोम्बिन। एंड दिस थ्रोम्बिन बेसिकली कन्वर्ट्स soluble fibrinogen into insoluble fibrin monomer. Insoluble fibrin monomer is just like a thread like structure. अब जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अब ओवरऑल जब ये प्लग बन गया तो लास्ट स्टेप में आपका क्या हुआ कि थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को जो कि सॉल्युबल था उसको इनसॉल्युबल फिब्रिन में चेंज कर दिया। अब फिब्रिन ने क्या किया, फिब्रिन ने इसके ऊपर इस तरीके से मोनोमर थ्रेड लाइक क्या कर दिया, इसकी वीविंग कर दी। वीविंग का मतलब इसकी पूरी सिलाई बुनाई कर दी। अब ये क्या हो गया, ये जो लूज प्लग था ये बेसिकली क्या हो गया, टाइट प्लग हो गया। ये कैसा हो गया, टाइट प्लग, ये इस तरीके से। तो ये बेसिकली जो है ये फिब्रिन मोनोमर है। तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी आप
कोआगुलेशन की बात करेंगे, मींस कोआगुलेशन को प्रमोट करने की बात करेंगे, देन यू हैव टू एक्टिवेट द प्रोसेस इन देयर कि आपका फिब्रिन की सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो। और अगर आप फिब्रिनोजन से फिब्रिन को बनने की प्रोसेस को कम करते हैं, इट मींस आप क्या करना चाहते हैं, आप क्लॉट को ब्रेक करना चाहते हैं, आप थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं। तो यहीं से आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं इस तरीके से। तो वेव आपकी क्या हो गई, वीविंग ऑफ प्लग हो गई, मींस उसकी सॉलिडिफिकेशन हो गया प्लग का। अब बच्चों एक प्रोसेस है इसमें कोआगुलेशन कैस्केड। तो वो बेसिकली जो हमारा कोआगुलेशन फेज था, जिसमें आपके कई क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, और बेसिकली लास्ट स्टेप मैंने बताया किस तरीके से उस प्लग को, लूज प्लग को टाइट कर दिया जाता है। तो ये कोआगुलेशन कैस्केड में बेसिकली आपके तीन पाथवे आते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। तो आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कई बार इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है। तो देखिए ओवरऑल आपके सीक्वेंस में उनका ऑर्डर है कि एक क्लॉटिंग फैक्टर ने दूसरे को एक्टिवेट किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया, उनका प्रॉपर ऑर्डर है। अब उस ऑर्डर पे हम नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। जो इंट्रिंसिक पाथवे होगा, उस इंट्रिंसिक पाथवे को बेसिकली जो हमने यहां पे बोला कि कोलेजन से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज हुआ और फर्दर जो प्रोसेस हुई, तो ये जो पूरा हमने बात किया, ये बेसिकली हमारा कौन सा पाथवे था, इंट्रिंसिक पाथवे। इसमें आप सिंपल बोलोगे कि आपके ब्लड वेसल्स में जब इंजरी हुई, एंडोथेलियम एक्सपोज्ड हुई, उसकी कोलेजन की लेयर एक्सपोज्ड हुई, तो उस इंजर्ड एंडोथेलियम में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज करना स्टार्ट किया, प्राइमरी स्टेप। तो उस पाथवे के थ्रू जितने आपके बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम आपको लर्न करना होगा, 7, 9, 11 एंड 12। ये इंट्रिंसिक पाथवे को कैरी करते हैं। और इंट्रिंसिक पाथवे की स्टार्टिंग कहां हो रही, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से, कोलेजन से। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये बेसिकली आपका इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होगा, फैक्टर नंबर 7। और ये एंडोथेलियम के वॉन विलिब्रेंड या कोलेजन के एक्सपोज होने से प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रही। एक्सट्रिंसिक जो पाथवे होता है, ये बेसिकली मान के चला जाता है कि आपके जो टिश्यूज होते हैं उसका अगर होमोजिनेट बना लिया जाए और उसको आप ब्लड में मिक्स कर दें, तो उस क्लॉटिंग फैक्टर को आप निकाल लीजिए ब्लड से, और टिश्यू होमोजिनेट को आप उसमें अगर डाल देते हैं ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर निकालने के बाद, तो भी ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा। और उसका रीजन ये दिया गया कि जो टिश्यू फैक्टर्स होते हैं वो भी कई बार कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो टिश्यू फैक्टर की हम बात करते हैं, टिश्यू के एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, उसमें एंडोथेलियम की बात नहीं करते। और फैक्टर नंबर किसकी बात करते हैं, 7 की। तो फैक्टर नंबर 7 विद टिश्यू फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे बना रहा है, और वॉन विलिब्रेंड कोलेजन अलोंग विद दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये क्या बना रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे। ओवरऑल चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक, सपोज करिए एक्सट्रिंसिक यहां से स्टार्ट हुआ, इंट्रिंसिक यहां से स्टार्ट हुआ, इसका अपना क्लॉटिंग फैक्टर था, इसका अपना रीजन था, इसका अपना रीजन था, इसका अपना क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, राइट। अब बीच में जाके ये कहीं पे मर्ज हो गए, और लास्ट में स्टेप यही होना है कि फिब्रिनोजन फिब्रिन में चेंज होना है, राइट। तो यहां पे जो जहां पे ये मर्ज होते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों कॉमन पाथवे। और ये कॉमन पाथवे होता है, लिखा है इसमें कन्वर्ज एट क्लॉटिंग फैक्टर 10, क्लॉटिंग फैक्टर 10। और क्लॉटिंग फैक्टर 10 ही बेसिकली क्या है, थ्रोम्बिन। तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन। तो आपका उस क्लॉटिंग फैक्टर 10 पे मर्ज होते हैं, मतलब ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर 10 इनमें कॉमन है। कोई भी फर्दर यहाँ पे 10 एक्टिवेट होगा, 10 फिर फर्दर कॉमन पाथवे कैरी करेगा, जिसका लास्ट स्टेप है आपका क्या, कि जब 10 में कॉमन हो गए दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, तो प्रोथ्रोम्बिन चेंज हुआ थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को किस में चेंज कर दिया, फिब्रिन मोनोमर में। प्रोथ्रोम्बिन आपका कौन सा था, सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये बेसिकली इस तरीके से ये स्टेप यहां पे हमने क्लियर कर रखा है। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट में आपने देखा कि बेसिकली जो थ्रोम्बिन है वो आपका सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि थ्रोम्बिन ही फिब्रिनोजन को फिब्रिन मोनोमर में चेंज कर रहा है, जिससे कि उस लूज प्लग को टाइट प्लग में कन्वर्ट किया जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट में तो आपने ये देख लिया कि थ्रोम्बिन का सेंट्रल रोल क्या है, ये प्लग को टाइट करता है। और रेगुलेशन ऑफ कोआगुलेशन की अगर बात करें, मान लीजिए एक बार कोआगुलेट बन गया यहाँ पे, तो अब इसको रिमूव करना भी तो जरूरी है, तब तक क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नेचुरल इसका डेवलपमेंट हो जाएगा इस लेयर का।
तो जब इसको हटाना होगा तब बेसिकली आपका काम करता है एंटीथ्रोम्बिन, प्रोटीन सी एंड एस एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बेसिकली ओवरऑल इस मोनोमर को अगर कट कर दिया जाए जो कि प्लाज्मिन करता है, तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम इस क्लॉट को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो रेगुलेशन ऑफ कोगुलेशन में जो कोगुलेंट बन गया, प्लग बन गया, उसको हटाने के लिए बेसिकली आपका एंटीथ्रोम्बिन जो होगा, प्रोटीन सी एंड एस इन्वॉल्व होते हैं और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का डिटेल, प्रोटीन सी एस, जब उनको चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल पढ़ेंगे। ओवरऑल अगर आप इनको एक्टिवेट करेंगे तो आपका क्लॉट डिसॉल्व होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। अब बात आती है कि यहां पे देखिए बच्चों, जब मैंने बोला कि कोआगुलेशन फैक्टर, एक कोआगुलेशन फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट कर रहा फर्दर, तो बीच में क्या कोई आयंस इन्वॉल्व है? तो बिल्कुल आयन इन्वॉल्व है। क्लॉटिंग फैक्टर नॉर्मली किस स्टेज में होते हैं? इनएक्टिव स्टेज में पड़े होते हैं। उनको एक्टिवेट करने के लिए कई बार हमको किसकी जरूरत होती है? पोटेशियम की। किसकी जरूरत होती है? पोटेशियम की। तो पोटेशियम भी कई बार क्लॉटिंग मींस क्लॉटिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है, कोआगुलेंट्स की तरह हम इसको यूज करते हैं। इसी प्रकार से आपका ये पोटेशियम की बात हो, कैल्शियम भी हमारा बेसिकली क्या होता है कि दो क्लॉटिंग फैक्टर को होल्ड करके रखता है। तो दो क्लॉटिंग फैक्टर को होल्ड करके रखेगा तभी दोनों एक साथ पैरेलल एक्टिवेट होंगे। तो आपका कैल्शियम भी कोआगुलेशन प्रोसेस को प्रमोट करता है, क्लॉटिंग प्रोसेस को, क्लॉटिंग जस्ट लाइक क्लॉटिंग प्रोसेस को। तो बेसिकली ओवरऑल आपका पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कोआगुलेशन को क्या कर रहे हैं? प्रमोट करते हैं, राइट। तो ओवरऑल आपका ये नॉर्मल ये जो मैकेनिज्म है, इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तब आप कंटिन्यू फिर मूव करिए आप कोआगुलेशन को पढ़ने में, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। तो आप इसको नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।